देखिए, इसमें जो 3 बच्चों की डेथ हुई, सबसे पहले तो मैं इन बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट में बोला है कि आज 300 पुलिस वाले या मिलिट्री के कुछ जवान आए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे देश की सबसे बड़ी नियति यही है। जब तक कोई घटनाएँ घटती नहीं है ना, उस ओर ध्यान नहीं जाता है। अभी पीछे के दिनों में आपने देखा होगा रेल दुर्घटना। आज सारा स्टूडेंट समाज दिव्य कीर्ति सर, विकास दिव्य कीर्ति सर और ओझा सर के पीछे क्यों पड़े? देखिए, सीधी-सी मैं बात कहूँगा, हर व्यक्ति, हर मीडिया अपना अटेंशन चाहता है। कुछ गवर्नमेंट के लिए भी आप सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर चीज़ों में ना गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ चूक होती है, जिसके कारण लोग स्टेट टू स्टेट सफ़र करते हैं। बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट को ज़रूर सुझाव देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत है कि वो हर काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। आज की जो गेस्ट है हमारे, वो मुखर्जी नगर में नेट एंड जीआरएफ की तैयारी कराते हैं। आज मैंने उनसे बातों बातों में बहुत कुछ सीखा। हम दुनिया की पहली कंट्री है जिसकी 60 से 70% यूथ है। जो यूथ आज की डेट में गुमराह है कहीं ना कहीं। हर कोई एक शॉर्टकट लेना चाह रहा है अपनी लाइफ में, और एक एज अ मेंटोर, मेंटोर कहने के मेंटोर होते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं करते हैं, बस उनकी बातों को फॉलो करके उनके पीछे चले जाते हैं। रियल लाइफ में ये नहीं देख रहे हैं कि लोग जिनको आप मेंटोर बना चुके हैं वो एक्चुअल रियल लाइफ में कैसे हैं। 70% कहने का मतलब ये था कि यूथ स्टूडेंट है हमारे यहाँ। स्टूडेंट आज की डेट में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। वो सोचते हैं एक विशेष पढ़ाई कहीं विशेष जगह पे जाके ही पढ़ाई होती है, जबकि कंट्री आज इतना डेवलप हो चुकी है कि हर टाइप का प्लेटफॉर्म है उनके पास जहाँ पर वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वो एडिशनल 2.5 से 3 लाख रुपए ईयरली खर्च करते हैं रहने में, खाने पीने में, काफ़ी चीज़ों में वो ट्रेवल करते हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना घटी है, बेसमेंट में 3 बच्चों की जान गई है। वो कहीं ना कहीं हमारी ही लापरवाही है, क्योंकि हमने अपने आप को अवेलेबल रखा है कि नाम से कहीं भी जाके पढ़ना है। हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि जो एजुकेशन मैं कहीं जाके पढ़ सकता हूँ वो ऑनलाइन भी अपने घर पे रह के पढ़ सकता हूँ, सारी सुविधाओं के साथ। जो जो स्टूडेंट देख रहे हैं, स्पेशली आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस पॉडकास्ट को जरूर रिकमेंड करें, ताकि यहाँ की लर्निंग से आप कुछ सीख सको। क्योंकि यहाँ पे जो विप्लव सर है, उन्होंने हमें बताया कि हम क्या क्या चीज़ें करें जिससे हम अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हमने सारी डिटेलिंग में बात की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियली हम लोग जाते हैं या हमारे फाइनेंशियली डाउन होता है, हम अपने पॉकेट के हिसाब से हर चीज़ को सजेस्ट करें, ना कि मूवी के थ्रू। क्योंकि आपने भी देखा होगा मूवी के जरिए कहीं ना कहीं या रील्स के जरिए कहीं ना कहीं लोगों में ये जरूर माइंडसेट है कि आप एक दिल्ली में जाके पढ़ाई करो तभी आईएएस या आईपीएस बन सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि क्या क्या प्रोफाइल है जहाँ पे आप सर्व कर सकते हो। कंट्री के लिए सर्व करना है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि 2 ही जॉब है। आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, पुलिस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, फायर डिपार्टमेंट में जा सकते हो, एजुकेशन में जा सकते हो, हेल्थ में जा सकते हो। ऐसे सैकड़ों पोर्टल हैं जहाँ पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज़ आप डिपेंडेंसी छोड़ दो, क्योंकि आप देश के 70% आबादी हो। 70% कहने का मतलब होता है देश का एक इकोनॉमी स्ट्रक्चर आप पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट जो भारत आप देखना चाहते हो वो कैसा देखना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए जानते हैं विप्लव सर से इस एपिसोड में और सीखते हैं उनसे कुछ। सबसे पहले तो विप्लव जी आपका स्वागत है हमारे शो पीडब्ल्यूएस में। धन्यवाद। कैसे हैं सर? ठीक है। एक्चुअली सर आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में जो आज घट रही है ना, वो कहीं भी दिन मतलब दिल दहलाने वाली बात है। आपने सुना होगा अभी पटेल नगर में रिसेंटली 3 बिल्कुल। बच्चों की डेथ हो गई है। क्या लगता है सर उसमें किसकी गलती थी? सिस्टम की गलती थी या जो एजुकेशन सिस्टम को जो ऑन चला रहे थे उनकी गलती थी? देखिए, इसमें जो 3 बच्चों की डेथ हुई, सबसे पहले तो मैं
इन बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और ख़ास करके जब भी टीवी पर देखता हूँ इस न्यूज़ को कि आखिर अंतिम जो 30 सेकंड हुआ की घटना उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, देख करके कभी कभी रात में नींद नहीं आती है, आंखों में आंसू आ जाती है कि वो बच्चे जो गांव से देहात से एक उम्मीद लेकर दिल्ली तक आए थे, लेकिन उनके साथ क्या होगा। इन संवेदना के रूप में महसूस करता हूँ एक पेरेंट्स के रूप में, उनके माँ बाप पर क्या गुजरता होगा, उनके घर वालों पर क्या गुजरता होगा। अब दूसरी बात रही खामी किसकी है, तो देखिए यहाँ पर दो पक्ष हैं। एक तो दिल्ली में कोई विशेष सिस्टम नहीं है, खास करके अगर आप देखेंगे कि दिल्ली में अगर एक दिन बारिश हो जाए तो पूरा दिल्ली में जाम लग जाता है, जिस कारण कि उस जाम से उबरने का कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं पड़ता है। सिर्फ टीवी पे न्यूज़ पे वो घटनाएं आती है, कुछ दिन बाद समाप्त हो जाती है। और ये जो घटना है बेसमेंट की घटना है, और बेसमेंट में प्रायः आज भी दिल्ली में बड़े लेवल पे जो है कोचिंग चलाया जा रहा है, लाइब्रेरी चलाया जा रहा है, यहाँ तक कि नहीं बेसमेंट में जिम भी चलाया जा रहा है, जहाँ एट रैंडम 50 बच्चे जिम कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि इस बेसमेंट में एक ही गेट होता है, उसी गेट से आना भी होता है और जाना भी होता है। इसलिए एक तो बेसमेंट को कोचिंग के लिए कभी उचित ठहराया नहीं जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि एक कोचिंग ओनर के नाते और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनके मन में अगर वो कोचिंग चला रहे हैं तो एक डर होना बहुत ज़रूरी है। ये डर कहीं ना कहीं नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव को इंगित करता है। सबसे पहले अगर आप कोचिंग चलाने जा रहे हैं या चला रहे हैं तो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि क्या क्या घटनाएं घट सकती है। अगर हम 50 बच्चे को बुला रहे हैं तो इन 50 बच्चे को आने में जाने में क्या क्या समस्याएं हो सकता है, उन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। आज भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो पटेल नगर हो, चाहे राजेंद्र नगर हो, चाहे नेहरू विहार हो, गांधी विहार हो या मुखर्जी नगर हो, यहाँ एक एक हॉल में 300-400 बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप सोच लीजिए, ये तो पानी की घटना थी, अगर कोई और भी घटना घटती तब भी वो बच्चे निकल नहीं पाते। और कहीं ना कहीं ये सबके सामने हो रहा है, तो ये सिर्फ कोचिंग संस्थान जिम्मेदार नहीं है, और भी आम पब्लिक भी जिम्मेदार है। आम पेरेंट या आम पब्लिक या शिक्षण संस्थान या फिर व्यवस्था, वो सब जिम्मेदार है, क्योंकि उनके सामने हो रहा है। तो फिर आप रोक क्यों नहीं लगा रहे? तो मुझे तो सब में कहीं ना कहीं कमियां दिखाई पड़ती और उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट में बोला है कि आज 300 पुलिस वाले या मिलिट्री के कुछ जवान आए हुए हैं, इसके पहले क्यों नहीं आए? जब ये घटना घट रही उसके पहले आके आप अवेयर नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश की सबसे बड़ी नियति यही है, जब तक कोई घटनाएं घटती नहीं है ना, उस ओर ध्यान नहीं जाता है। अभी पीछे के दिनों में आपने देखा होगा रेल दुर्घटना, जब कोई घटना होती है ना तो टीवी न्यूज़ मीडिया सब उसी पे अपना व्यूज़ बढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन मूल तथ्य तक जाने का प्रयास नहीं करते। फिर उन्हें तीसरी घटना कोई मिल जाए, इसको भूल जाएंगे। बच्चों का सवाल बिल्कुल वाजिब है, आप कहाँ थे? आज भी अब देखो, ये तो अभी चल रहा है, कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। फिर ऐसी घटना ना हो, हम सबको अलर्ट होने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि या तो हमारा सिस्टम ऐसा हो चुका है कि जब कोई घटना घटे हम उससे सीखते रहेंगे। क्या हम पहले लेआउट नहीं वर्क कर सकते कि अब जैसे आग लगा है तो सेफ्टी के लिए, आग के लिए हर कोई काम कर रहा है कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है कि आग ना लगे। क्या पानी के बारे में कोई सोच नहीं सकता सर? जबकि हर कोई देख रहा हूँ आज यूट्यूब पे हर कोई समझा रहा है कि बेसमेंट था, बेसमेंट के नीचे ये नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम सुविधा पहले नहीं अलर्ट कर सकते? क्योंकि मेट्रो भी तो चलती है, कल को मेट्रो के साथ भी हो सकती है चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, पता सबको होता है, ठीक है, निगेटिविटी है, लेकिन उस पर करे कौन, एक्शन कौन ले? कहीं ना कहीं मैंने शुरू में कहा कि दोनों तरफ से लैक होता है, दोनों तरफ से कमियां होती है। पता है कि यहाँ पानी भर सकता है, यहाँ चीज़ें हो सकता है, जैसे किसी पुल को क्रॉस करते हैं, पता है कि क्षतिग्रस्त पुल है, लेकिन फिर भी हम क्रॉस करते हैं। कहीं ना कहीं उनका विकल्प नहीं मिल रहा है।
आज बच्चे परेशान क्यों हैं कि बच्चों को विकल्प नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि हम वहां पहुंच करके चीजों को देख करके, और खास करके मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खासकर गांव में चले जाइए, आईएएस की तैयारी करना है तो कहाँ जाना है भाई? दिल्ली जाना। ऐसा नहीं कि आप घर से नहीं कर सकते। और उसी सिलसिले में मैं भी आईएएस की तैयारी करने आया, और आने के बाद मुझे लगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। नए बच्चे को तो 4 साल 5 साल समझने में लग जाता है कि आखिर वाकई आईएएस है क्या। एक लंबा वक्त आईएएस में गुजर जाता है। लेकिन ये बात भी है कि एक बहुत कुछ सीख देता है। कभी आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे बेरोजगार नहीं रहते, क्योंकि उनके अंदर इतना नॉलेज आ जाता है कि उसी के आधार पे वो कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं। एक चीज और है, मतलब दिल्ली के हवा में कुछ ऐसा है क्या जो लोगों को लगता है नहीं दिल्ली जाना है, उसके बाद आप नेक्स्ट आईएएस बनोगे या आईपीएस बनोगे? यहाँ कुछ खिलाया जाता है उनको कि आप आईपीएस बन जाओगे या आईएएस बन जाओगे? देखिए, एक क्रेज है। जैसे आपको अभिनेता बनना है तो कहाँ जाएंगे? मुंबई जाएंगे। उसी तरह से दिल्ली का एक क्रेज है, बच्चों के दिमाग में ऐसे भर दिया जाता है। और खास करके देखिए, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के जो क्षेत्र है, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन बच्चों के दिमाग में ज़्यादा रहता है सिविल सर्विसेज की ओर जाने का। और रहता है तो एक गांव में, शहर में एक भर दिया गया है कि अगर आपको बनना है तो, जैसे अभिनेता बनना है तो मुंबई जाना है, आईएएस बनना है तो दिल्ली जाना है। वाकई इन बच्चों को पता नहीं होता है कि दिल्ली जाकर के मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितने समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब वो बच्चे आते हैं तो वो महसूस करते हैं। मैंने भी महसूस किया है। 10-12 साल मैंने आईएएस को दिया। उस दौरान हमने महसूस किया कि एक आईएएस की तैयारी करने वाले को किन संघर्ष से गुजरना पड़ता है। उस संघर्ष पे अगर बात करें तो घंटों हो सकती है। वो फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। आज मैं न्यूज़ देख रहा था सुबह, तो जो आज तक का न्यूज़ एंकर है सुधीर चौधरी, उन्होंने कुछ चीज़ें और खुलासा किया, मतलब खाने पीने की चीज़ों को, क्योंकि वहाँ लूटा जा रहा है, प्रॉपर बिजनेस वे में काम किया जा रहा है। एक मैगी जो नूडल्स का पैकेट 12-13 रुपए का आता है, वो 50 या 60 रुपए का मिलता है उनको, वो भी 3-4 घंटे पुराना बना हुआ मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक तरह से गलत वर्ड होता है कहने का, मतलब गिद्ध की तरह नोच लो, और ये जिंदा लाश है, इनको जितना हो सके नोच लो। बिल्कुल। सिंपैथी नहीं है कि स्टूडेंट है, थोड़ा डिस्काउंट होना चाहिए या कम होना चाहिए, या कुछ और भी इसकी जगह पे कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ 2 बात मैं कहना चाहूँगा। एक तो यहाँ के जो रूम ओनर है उनको बिल्कुल सिंपैथी नहीं है। मैंने भी रहा है, बहुत लंबे समय तक रहा है। 1 से 2 तारीख नहीं हुआ, आपसे पैसे मांग लेंगे। अगर बड़ा रूम है तो 2-3 पार्ट में बांट दिए। अब उसमें बच्चे 8,000 10,000 छोटे छोटे कमरे का देने के लिए मजबूर है कि उन्हें क्लास लेना है। दूसरी, जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं तो वहाँ भी बिजनेस चालू है। कोई रेडी लगा रहे हैं, कोई आपने जैसे कहा कि मैगी 3 दिन का रखा हुआ, 2 दिन का। इसी कारण से आप देखते हैं कि शहर में रहते हुए बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं। जॉन्डिस तो बच्चों को आम हो जाता है। मुझे खुद कितनी बार जॉन्डिस हुआ था, और क्योंकि पानी सही नहीं मिलता है, खाना सही नहीं मिलता है, और रूम ओनर का कहना होता है कि तुम घर में खाना बना नहीं सकते हो। अब घर में खाना नहीं बना सकते हो, या तो आए तो होटल का खाओ या बाहर का खाओ। तो ये एक बिजनेस है, पक्का बिजनेस है। इन पर रोक लगाने की जरूरत है। और खास करके बच्चों को भी मैं सलाह दूंगा, आप उस जगह रहो जहां खुद बना सको। चाहे आप सादा ही खाओ, लेकिन खुद बना खाओ। मैंने भी लगभग 10 साल तक रहा, 1-2 साल तो बाहर खाया, लेकिन फिर मैंने खुद बनाना शुरू किया। तो फिर हेल्थ भी सही रहेगा और आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। वो क्या इंजेक्शन है सर जो बूस्ट करता है स्टूडेंट को? मेरा फिर वही रिपीट हो रहा है कि दिल्ली क्यों भाग रहे लोग? क्रेज। क्या हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि उनके शहर में ये चीज़ प्रोवाइड किया जाए? बिल्कुल, आज देखिए हर शहर में ये कहीं ना कहीं व्यवस्था हो गई है। खास करके ऑनलाइन व्यवस्था तो गांव तक हो गई है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मैं खास करके नेट जीआरएफ के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं जिनके थ्रू, या टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केवीएस के बच्चे होते हैं। हमारा 90% बच्चा गांव देहात में रहता है, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। वो हिंदी साहित्य पढ़ता है,
और गांव में रह के ही उनको पीडीएफ थ्रू सारे नोट्स से जाते हैं, सारे वीडियो जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ऐसा सिस्टम हो गया है कि आप ऑफलाइन के थ्रू, जैसे हम आप बात कर रहे हैं वैसे आप बात कर सकते हैं। मैं अपनी क्लास में ये सुविधा रखा हूँ कि आप जब भी दिक्कत हो मतलब तुरंत माइक ओपन करो और आप पूछो, तो ये सुविधा है। लेकिन क्या होता है, इन सुविधाओं के अतिरिक्त भी जो युवा होता है ना, युवा में एक क्रेज होता है, फिर से मैं इस शब्द का यूज कर रहा हूँ, एक क्रेज होता है और सुनी सुनाई बातें होती है कि नहीं अगर कुछ करना है तो दिल्ली ही जाना है। तो एक क्रेज के कारण, उस क्रेज क्या होता है, बॉलीवुड क्रेज, और इस क्रेज को बढ़ावा देती है मीडिया बढ़ावा देती है। वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के, एक बार फिर से मैं कहूँगा, वो टीचर एंकर के रूप में आते हैं और हर क्लिप उसी का चल रहा है, हर रील उसी का चल रहा है। तो बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें लगता है नहीं एक बार आंख बंद करके उस संस्थान में जाना है। लेकिन उन संस्थान का क्या मिलता है वो तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ है वो रूमर्स के पीछे पागल है। बिल्कुल, मतलब रियल लाइफ से मतलब नहीं, रियल लाइफ में ज़्यादा जी रहे हैं कि नहीं अगर आईएएस बनना है, जैसे आपने बॉलीवुड मेंशन किया, तो उसमें 12th फेल मूवी मैंने देखी थी, उसमें ना कहीं ये जोर डाला जा रहा था कैरेक्टर के ऊपर कि दिल्ली जाना है और दिल्ली में ही आपको आईपीएस बनना है। तो उसको आप कैसे देखते हो सर, क्या यही है उनको उत्साहित करने की चीज़ें कि नहीं देखिए दिल्ली दो जाओ चीज है, बनो आईपीएस? एक रियल लाइफ होता है और एक रियल लाइफ होता है। जब फिल्म कोई बनता है ना तो वो रियल लाइफ होता है, रियल लाइफ नहीं होता है। जिस मनोज शर्मा को दिखाया है जब वो आईएएस बने थे, मैं भी जानता हूँ, उन्होंने जो जो चीज करते हुए दिखाया था, कोई जरूरी नहीं कि वो किया हो, बिल्कुल किया हो, लेकिन फिल्म में बच्चों में एक जोश भरने के लिए कि आप अगर गांव से भी हो तब भी आप आईएएस बन सकते हो। और सेलेक्टेड दो जगह का नाम भी लिया गया सर, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी बिजनेस है, यहाँ भी बिजनेस है कि इस जगह आप आइए। लेकिन हकीकत आईएएस बहुत अलग है। मैंने कहा रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। एक दो बच्चे, 1-2%, अगर 100 बच्चे दिल्ली आ रहे हैं तो उसकी संभावना है कि एक ही बच्चे आईएएस बनेंगे, वो भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि पढ़ाई अलग है। एक लंबा वक्त लग जाता है, जिस बच्चे का बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता है तो उसको एक लंबा वक्त लगता है उस लेवल को प्राप्त करने में। अगर वो लेवल प्राप्त कर पाया तो ठीक है, अगर नहीं प्राप्त कर किया तो भटकाव भी बहुत होता है इन बच्चों में। सेफ्टी कंप्लायंसेस को लेके आप अपने इंस्टीट्यूट में या एकेडमी में क्या क्या चीज़ें मेंटेन करते हो सर, जो लगता है कि सबको करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो देखिए सेफ्टी में आपको फायर सेफ्टी होना चाहिए और एक स्टाफ को सेफ्टी के दृष्टिकोण से हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। मैं शुरू में बताया, हर वक्त ये नेगेटिव हमारे मन में होना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए जितने भी सेफ्टी के जितने भी रूल्स हैं उन सबको हमें मानना चाहिए। और एक चीज़ इसमें मैं जोड़ूंगा, जैसे बीए एमए आपने किया, 12th किया या फिर एमफिल पीएचडी में, एक लिमिटेड सीट होता है। बिल्कुल 25, एक क्लास में 25 बच्चे ही बैठाएंगे, 30 बच्चे ही बैठाएंगे। तो अब हमें भी कोचिंग संस्थान में भी सीटों की संख्या को फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो ऐसी दुर्घटना हो सकती है। अगर एक हॉल है, 50 का हॉल है, तो उसमें 50 ही बच्चे बैठाएं, ना कि 100 बैठे। अगर 50 बैठाए हैं तो दोनों तरफ से आपको गेट होना चाहिए बाहर निकलने का, आपात स्थिति में व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे कि आजकल तो एसी भी खतरनाक है, तो उसको भी बीच बीच में हमें बंद करना चाहिए। इन पर भी बिजली सिस्टम, जो बिजली से समस्या हो सकती है, उस पर भी निगरानी रखने की ज़रूरत है। तो ये सब अगर हम करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वो संस्थान के मतलब एक जो रूल है, ये जो नियम है, उसको सबको माननी चाहिए। आज सारा स्टूडेंट समाज दिव्य कीर्ति सर, विकास दिव्य कीर्ति सर और ओझा सर के पीछे क्यों पड़े? देखिए, सीधी सी मैं बात कहूँगा कि हर व्यक्ति, हर मीडिया अपना अटेंशन चाहता है ना, व्यूज़ चाहता है। अब वो मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पीछे पड़ने से उन्हें व्यू नहीं मिलेगा। वो उन्हीं के पीछे पड़ेंगे जो स्टार है। जैसे आप एक घटना आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया था, उसके साथ और भी थे, तो लेकिन उन्हीं का नाम क्यों आया? क्योंकि न्यूज़ को व्यूज चाहिए,
मसाला चाहिए, तो मसाला कहाँ से मिलेगा? कोई बड़ा और नाम सॉफ्ट पकड़ लिया। टारगेट, चाहे वो खान सर हो, चाहे दिव्यकृति सर हो, ओझा सर हो, ये आज के ज़माने में बड़ा नाम है। और इस पे अगर हम टारगेट करेंगे तो व्यूज़ भी मिलता है। यद्यपि इन सारे टीचर्स को भी सोचने की अब ज़रूरत है, अब अपने आप में बदलाव की एक्चुअली ज़रूरत है। स्टूडेंट का कहना ये था कि सर एटलीस्ट आप हमारे साइड आके बोलो तो सही, क्योंकि आपको फॉलो करता हूँ मैं इन चीज़ों के लिए। तो क्या लगता है स्टूडेंट की मांग गलत है यहाँ पे कि उनके साथ आके बोलना? नहीं, स्टूडेंट का बिल्कुल बिल्कुल भी मांग गलत नहीं है, क्योंकि आप नायक हैं। कोचिंग संस्थान के मैं जो 3-4 टीचर आज देखता हूँ, उसे भगवान के रूप में छात्र और छात्राएं देखते हैं। तो जब हम भगवान के रूप में देखते हैं तो भगवान से उम्मीदें भी बढ़ जाती है। तो बच्चों का कहना कोई गलत नहीं है, उनसे उम्मीद है, और लेट से जारी किया जो भी हो, इन टीचर को भी जाना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। मतलब सिक्योरिटी की समस्या हो जाती है ऐसे टीचरों की जब बड़े लेवल पे होते हो, तो इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो हो सकता है इस कारण नहीं गए हो, क्योंकि लेकिन हाँ, जाना चाहिए, इसके तो मैं पक्ष में हूँ। चाहे जो भी हो, बड़े बड़े नेता जब कोई घटनाएं घट जाती है तो वहाँ पर जाते हैं, बिल्कुल। तो इनको भी जाना चाहिए। अभी मुझे क्या लगता है दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में ये हो रहा है ट्रेंड, एक जो आईएएस है प्रेजेंट में, और एक है जो नेक्स्ट बिकम आईएएस और आईपीएस है, दोनों बैरिगेड के सामने है। उसको कैसे देख रहे हो सर? क्योंकि एक तो बनने वाले हैं, एक ऑलरेडी बने हुए, और दोनों की अच्छी झड़प भी हो रही है, वहाँ पे कन्विंसिंग चल रही है दोनों तरफ से। उस लेवल को कैसे देख रहे हो? मैं इनको एक पीछे से मैं जोड़ना चाहूँगा 10 साल पहले की घटना। तो वहाँ भी जो है लाठी चार्ज हुआ था, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। तो उस समय मैं भी प्रदर्शन में था, एक तरफ सारे आईएएस आईपीएस थे, एक तरफ हम सब था। तो देखिए, जो आईएएस आईपीएस आपके सामने खड़े हैं ना, वो आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं, वो भी आपको फील कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी, उनकी ड्यूटी है। उन ड्यूटी को छोड़कर वो आपकी तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना दायित्व होता है। और यही दायित्व, मैंने तो पर्सनल भी बात किया, हमारे बहुत सारे मित्र अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वो खुद कहते हैं कि मैं तो उनके साथ हूं, लेकिन हमारी ड्यूटी है, हमारी दायित्व है कि इस एरिया में उपद्रव ना हो, इस एरिया में कोई ऐसी समस्या क्रिएट ना हो कि आगे चल के दिक्कत हो जाए, उन्हीं के लिए दिक्कत ना हो जाए। तो ये अंतर है एक बने हुए और बनने वालों के बीच। तो ऐसा नहीं कि हम उस रास्ते से गुजरे हैं तो हमें फीलिंग नहीं है, लेकिन क्या होता है, हर व्यक्ति का अपना प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल को मानता है। एक क्वेश्चन जो अब न्यू आ गया सर, एक्चुअली क्या है, आपने बोला आईएएस वहाँ से निकलते, जितने भी आईएएस और आईपीएस वहाँ से अपीयर होकर निकले, क्या उन्होंने ये सेम प्रॉब्लम फेस नहीं किया? उनको नहीं लगना चाहिए था कि ये वाली चीज़ जो है हमें सही करना चाहिए जब वो आप बन गए सिस्टम में? क्योंकि कहते हैं ना, एक सिस्टम बनाना भी आईएएस के हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी मेरे हिसाब से गलती कही जा सकती है कि जो पास होकर निकल चुके हैं और सेम प्रॉब्लम फेस किए, और उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया और सॉल्यूशन खुद नहीं प्रोवाइड किया। देखिए, होता क्या है कि जब तक आप आईएएस नहीं बनते हैं, बन जाते हैं आप, तो आपका कैडर होता है, आप अपने अपने कैडर को चॉइस करते हैं। अधिकतर नौकरी उसी कैडर में करना होता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हैं, आपने नॉर्थ ईस्ट कैडर दे दिया, जीवन का एक बड़ा भाग आप उसी कैडर में रहेंगे, अगर आपका रैंक अच्छा है तो। दूसरी बात क्या होता है ना, कि जो हम सोचते हैं नौकरी लगने से पहले और नौकरी लगने के बाद, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको काम करना पड़ता है। अभी हम ये सोच ले कि आईएएस बन जाएंगे तो पलट देंगे, ये कर दें वो कर दें, कुछ भी नहीं होता है, क्यों? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जितना आपको अधिकार दिया है उतना ही करेंगे, उससे बढ़ के आप नहीं कर सकते। पर मूवी में तो यही दिखाया जा रहा सर। आप पर बहुत जिम्मेदारी होता है। मैंने कहा ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। आप पर बहुत प्रेशर होता है। एक नाम सुने होंगे, गौतम गोस्वामी आईएएस का नाम, जो मतलब कि चारा घोटाले से जुड़े हुए थे, उनका तार था, इतने बड़े आईएएस टॉपर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बहुत सारे आईएएस आईपीएस भी सुसाइड कर लेता है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। पढ़ाई का प्रेशर अलग होता है
और जब आप बन जाइएगा तो उसका प्रेशर अलग होता है। आईएएस का जॉब कभी कभी तो 24 आवर का होता है, उनको समय नहीं मिलता है अपने परिवार के लिए, ये भी होता है। लेकिन उनके बीच सबको मैनेज करना, पॉलिटिकल प्रेशर है उसको भी झेलना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगेन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या कोई भी कह लो ईमानदार हो तो मुझे भी लग रहा है अब, क्योंकि काफ़ी सारे फीडबैक मिलते हैं इन चीज़ों के, पॉलिटिकली बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो फंसते हैं। आपने देखा होगा एक आईएएस नाम सुना होगा, अशोक खेमका, शायद यही नाम है उनका, मतलब कि इतनी बार ट्रांसफर हुआ कि कहीं भी वो टिक नहीं पाते थे। आखिर ऐसा क्यों? कि जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो जो ईमानदार लोग रहेगा उनको तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल। लेकिन जो गलत तरीके से सिस्टम को चला रहा है उसको तो अच्छा नहीं लगेगा। एक बड़ा तबका होता है, एक लॉबी होता है, वो लॉबी आपको वहाँ रहने नहीं देगा और बार बार ट्रांसफ़र होगा। इतना ट्रांसफ़र होता है कि कुछ लोग तो इरिटेट हो जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि उनको वो साथ लेकर आगे बढ़ पाते हैं। एक जो क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट निकला, ये जो आपने बोला ना आईपीएस और ये सब, कोई ऐसा सिस्टम बन जाए या कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए जैसे निर्भया केस में हुआ, रेप केस में फांसी इंस्टेंट, मेरे हिसाब से उसके बाद लॉ बन गया। जो इस तरह की जो ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना हुई है दोबारा ना हो, इसके लिए क्या लगता है, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी ना हो? देखिए, दोनों स्तर पे काम करना पड़ेगा। एक तो सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा, हर चीज़ पे नज़र रखना होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि सरकार नज़र ना रख पाए। मैं नहीं मानता हूँ कि नज़र नहीं रख पाएगा। छोटी छोटी जगह पे कोई घटना होती है, पुलिस पहुंच जाती है, क्या नज़र नहीं रख सकता? रख सकता है। दूसरा, मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि कोचिंग संस्थान को बिजनेस के व्यू से देखने के अलावा एक सामाजिक नजरिए से भी देखना होगा। जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनके भविष्य को तो आप देख रहे हैं, लेकिन उसके जिंदगी को भी देखना होगा, उन्हें भी अपने बच्चे समझना होगा। शुरू में मैंने कहा कि मैं अभी भी मतलब दहल जाता हूं जब उस चीज को महसूस करता हो, वो बच्चे किस तरह से पानी में परेशान हुए होंगे। 25 से 30 सेकंड की जो घटना होगी, उनके माँ बाप पर क्या गुजरा होगा। एक पिता होने के नाते जब भी मैं ये सोचता हूँ तो मतलब आंखों में आंसू आ जाता है। तो इन चीज को दोनों लेवल पे करना होगा और बेस्ट करना होगा। और ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते हैं। भारत, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, अगर हम चाहेंगे परिवर्तन ला सकते हैं। मैं छोटी सी घटना बताऊंगा। मेरा जब आईएएस में फाइनल नहीं हुआ तो मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैं लगातार 3 सब्जेक्ट में जेआरएफ निकाला, हिस्ट्री में, हिंदी में, बुद्धिज्म में, और ये बहुत मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का बनने के लिए एलिजिबल बनाती। दूसरी बात, मुझे ही देख के हमारे ही दोस्तों ने कहा कि आप मुझे पढ़ाओ, तो मुझे लगा कि हम आईएएस बन के भी समाज सेवा कर सकते थे, और हम इस फील्ड में आके भी समाज सेवा करेंगे। और पिछले 10 साल में अगर विप्लव स्टडी सेंटर यूट्यूब पर अब जाएंगे, हजारों बच्चे सक्सेस है, हजारों। और 90% मैंने कहा ऑनलाइन बच्चे, ऑफलाइन मेरे पास मुश्किल से 10% बच्चे पढ़ते होंगे। 90% जो छोटे छोटे गांव शहर यूट्यूब पर देखते हैं वो जुड़ते हैं। और खासियत है बहुत, मैंने कहा ना, आज कोचिंग संस्थान बिजनेस हो गया। आज आपको डेमो क्लास नहीं देगा। हम लोग ऐसे टीचर है कि 10 डेमो क्लास देते हैं और कहते हैं कि और भी लेना है और पढ़ो। जब मन हो जाए ना, रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। तुम्हें लगना चाहिए कि यहां से बेस्ट मिले। अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन करो, अच्छा नहीं लगे तो निकल लो। तो इस तरह की मेंटेलिटी और टीचर को बनाना होगा, जिससे कि वो रिजल्ट के बारे में सोचे, उनके भविष्य के बारे में सोचे। लेकिन ऑफलाइन में सिर्फ भविष्य नहीं। देखिए, एक बड़ा अच्छा थिंकर हुए हैं, उसका नाम मैं लेना होगा, डेकार्ट हुए हैं, वेस्टर्न जो है फिलोसफर डेकार्ट हुए हैं। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, आई थिंक देयर फॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मतलब यहां पर सोचने की प्रक्रिया पहले है और मेरा अस्तित्व बाद में है। आजकल के कोचिंग संस्थान यही कर रहे हैं। बाद में एक सात राय, बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, सात अस्तित्ववादी है।
उन्होंने कहा अस्तित्व सार के पूर्ववर्ती है। उन्होंने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। क्यों मारे गए? अब हमारा पाकिस्तान से झगड़ा हो, इसमें आम जनता की क्या गलती है? ये राजाओं के स्वार्थ के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सार्त्र ने कहा कि अस्तित्व सार की पूर्ववर्ती नहीं, आई थिंक देयर फॉर आई एम नहीं, कि जो मैं हूं इसलिए सोचता हूं कि मेरा होना पहले है, सोचना बाद में। तो कहने का हाँ अपोजिट हो गया कि वो कह रहा है कि सोच। आज लड़ाई क्यों हो रही है? सोच के कारण हो रही है कि अमेरिका कह रहा है कि हम पूंजीवाद के समर्थक हैं, रसिया कह रहा है हम समाजवाद के समर्थक हैं, और दोनों लड़ रहे हैं सोच को लेकर के। नहीं, पहले मानव के अस्तित्व को देखो। तो वही मैं कहना चाहता हूं, चाहे कोचिंग संस्थान हो, कोई भी हो, आपके पास जो भी छात्र और छात्राएं आ रहे हैं या रूम ओनर को इसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, पहले आप देखिए ये आपके बच्चे हैं, किसी के बच्चे हैं मतलब आपके बच्चे हैं, उनको अच्छा व्यवस्था हो रहने का, पहले उनका जीवन रहेगा तभी तो आईएएस बनेंगे। जीवन ही नहीं रहेगा तो इस आईएएस को लेकर हम क्या करेंगे? बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बताइए सुसाइड समस्या का समाधान है? नहीं। अगर हमारा जीवन ही नहीं रहा तो मैं उन सारे बच्चों को भी कहते हैं, इसके माध्यम से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, बेटा पहले आपका जीवन है, उसके बाद आईएएस है, आईपीएस है, इसके आगे भी दुनिया है, बहुत दुनिया है। आपको पहले स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, उसके बाद आगे को देखना है। और कोचिंग संस्थान और जो सरकार है उन सबको मिल करके काम करना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लेना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन जो मुझे लगता है कि जो बेसिक चीजें हैं उनको सबको लागू करना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए, चाहे जो भी एक कोचिंग के लिए, कोचिंग संस्थान के लिए जो भी बेसिक हो सकता है उनका का डिमांड तो अभी फांसी पे जा रहा है कि एक्चुअली मर्डर नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हुआ ना, किसी ने अपना लॉस तो हुआ, 3 पेरेंट्स ने अपने बच्चे को खोया। बिल्कुल बिल्कुल उसको मैं मतलब जानना चाह रहा था, उस वे में आप क्या सोचते हो कि स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लिया जाए? देखिए, एक तो जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनके मैं समर्थक हूँ। और देखिए कार्रवाई तो हो ही, साथ ही समस्या का समाधान भी हो। अब ये नहीं कि हम किसी को एक को जो है कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहरा दिए, फिर बगल में दूसरा वही काम कर रहा है। सर मुझे क्या लगता है हमारे कंट्री में ना, जब तक डर ना हो ना, डिसिप्लिन। बिल्कुल, डर बहुत जरूरी है। मैं एक फिलोसफर ने बहुत अच्छी बात कही है, डर डरने के लिए होता है और डर जरूरी होता है। अगर डर ना हो तो हम खुलेआम घूमें। एक स्वतंत्रता के साथ साथ एक डर भी जरूरी है, और डर इस तरह का हो कि गलत करने से वो 2 बार सोचे, 4 बार सोचे। आज क्या होता है कि हम जिससे डरते हैं उसी से मिल जाते हैं। बिल्कुल, अभी डर का परफेक्ट एग्जाम्पल भी बना हुआ है। अगर ये घटना घटने से 2 दिन पहले डर गए होते तो शायद ये घटना नहीं हुई होती। बिल्कुल। और ये घटना घटने के बाद आज सब डर गए हैं, सब बेसमेंट बंद, बेसमेंट में कई लोग पीजी भी चला रहे हैं, लाइब्रेरी बंद कर रहे हैं, मतलब घटना घटने के बाद ही डर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। और यही नहीं कि अब आगे ध्यान रखें ऐसी घटना ना हो, ना होगा तभी जब उस पे हम चलेंगे। अब क्या होता है, शुरू का 10 दिन तो हम चल लिए, उसके बाद फिर वही हो गए, तो फिर वही हो जाएंगे तो हमारा काम कैसे बनेगा बताइए। तो इन चीजों पे हम सबको ध्यान देना है। और जो मुझे लगता है पर्सनली, जब तक हमारे अंदर फीलिंग नहीं आएगा ना, संवेदना नहीं आएगी। बहुत कोचिंग संस्थान या बहुत चीजों को मैं रहता हूं ना, देखता हूं कि सिर्फ प्रोफेशनल नजर से देखते हैं, संवेदनाएं मर चुकी है। वैल्यू कहीं ना कहीं आज पैसों की होगी, बिल्कुल, इंसान की नहीं। अब देखिए एक एक कोचिंग में 2.5 लाख 3 लाख फीस लिया जाता है। बहुत सारे गरीब आते हैं, मैं गरीब बच्चों को देखता हूँ ना, तो कभी कभी आंखों में आंसू आ जाता है कि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया हूँ। तो कोई बच्चे कहते हैं तो मैं पता कर लेता हूँ कि वाकई गरीब है, तो कहीं ना कहीं उनको छूट देता हूँ, क्योंकि ये करना पड़ेगा। और आज जो इतने बिजनेस माइंडेड हो गए कि उनकी संवेदना ही मर गए। मेरे बैच में तो कम से कम एक बैच में 10-15 बच्चे फ्री ही पढ़ते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे गरीब बच्चे जो भी हो, आपके चैनल के माध्यम से भी वाकई गरीब हो, ऐसे बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊंगा, क्योंकि उस चीज को हमने महसूस किया है। कहने के लिए मुझे लगता है ये स्लोगन शायद कहने के लिए ही बना हुआ है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन एजुकेशन सिस्टम सबको पता है नॉन प्रॉफिटेबल है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर एक एवरेज बच्चे की
एक पीरियड टाइम पीरियड की बात किया जाए सर, जैसे एक आईएएस बनने आया है, पहला क्वेश्चन तो मेरा इसमें ये है कि क्या दो ही जॉब है, आईएएस और आईपीएस, इसके अलावा जॉब नहीं है हमारी कंट्री में? दूसरा, एक एवरेज बच्चों की खर्च क्या होता है जब कोई अपना घर छोड़ के यहाँ पे आता बिल्कुल, इस पे दो चीज़ पे मैं चर्चा करूँगा। एक तो एजुकेशन सिस्टम की आपने बात किया। आज़ादी से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग आया था, जिन्होंने कहा था कि शिक्षा पर मिनिमम 6% खर्च करो जीडीपी का। फिर कोठारी कमीशन आया, उन्होंने कहा शिक्षा पर 6% खर्च करो। और पहला शिक्षा आयोग जब 68 में बना तो उस समय कहा था कि एजुकेशन जिस तरह से आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर या छोटे छोटे एग्ज़ाम हो, इनका फ़ायदा ये होगा कि लोगों को सिर्फ आईएएस पे नज़र नहीं जाएगा, थ्रू आउट अदर पे भी जाएगा। है? बिल्कुल। क्योंकि अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आईएएस पीसीएस को छोड़ करके कोई समय पर एग्ज़ाम ही नहीं होता है भारत का। तो लोगों को एक तो मजबूरी है इस फील्ड में जाने का, और दूसरा लगता है कि अगर इसको एजुकेशन सिस्टम को एक चैनल बनाया जाए, एक अच्छा आयोग बनाया जाए। हर कमीशन कहता है एजुकेशन सिस्टम के लिए एक अलग आयोग बने, बिल्कुल। लेकिन लोग अभी तक, अब मैं आपको बताऊं, एक आपको जानकारी सुन के बड़ा अतरस होगा कि अभी तक एजुकेशन में पिछले 60 साल से कह रहा है कि 6% खर्च करो जीडीपी का, आज भी मात्र 2% खर्च हो रहा है। आज भी किसी कमीशन का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। इस पे डिबेट्स नहीं होता आई थिंक संसद में। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि चोर चोर मसेरे भाई। जी जी बिल्कुल। बहुत सारी चीजों में ये देखेंगे, मैं भी देखता हूं, तो मतलब अब देखिए हमारी इतनी बड़ी आबादी है और मात्र एजुकेशन पे आप 2% खर्च कर रहे हो, तो सरकारी संस्थान कहाँ आगे बढ़ेगी? अभी आप देखते हैं आईआईटी में, तो आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई को चयन करना चाहते हो, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? सिस्टम। और मैं ये भी बताऊं कि सरकारी स्कूल के टीचर वेल क्वालिफाइड होते हैं। अभी मैं जो पढ़ाता हूं, जो बच्चे टीजीटी पीजीटी थ्रू सरकारी स्कूल के टीचर बनते हैं, वो मतलब स्कॉलर होते हैं, लेकिन फिर भी वहां जाके उनको हो क्या जाता है? क्योंकि वही प्राइवेट में पढ़ाने जाएंगे तो खूब मेहनत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी कमियां हैं, जिसके कारण कि बच्चे सरकारी स्कूल नहीं जाके प्राइवेट स्कूल का चयन कर रहे हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ों में हमारी प्रेफर्ड होती है कि सरकारी में जाना है, कुछ कुछ चीज़ों में नहीं होते। जहाँ पर हमारा प्रॉफिट है सरकारी, मतलब मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अदरवाइज हमें सरकारी में नहीं जाना। बिल्कुल, कि अब जैसे देखिए मेडिकल सरकारी सस्ता है, या नामी आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम बड़ा फेमस नाम है, कंपटीशन थ्रू जाना चाहते हैं, लेकिन फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाते क्यों नहीं? तीन चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और मिल के ध्यान देना होगा, मिल के। और आम जनता की भी कमी है कि हम एक बार वोट देते हैं, उसके बाद पूछते ही नहीं क्या कर रहा है। मेरे हिसाब से सिस्टम भी नहीं है ना ऐसा। आप किससे पूछोगे? आप बिल्कुल। भी अपनी डेली लाइफ में बिजी हो, मे भी शायद फायदा गवर्नमेंट इसका भी उठाती है कि कोई आना तो है नहीं पूछने। आज घर के आगे कोई गड्ढा करके चला जाएगा, एमसीडी का परमिशन है, पाइपलाइन है, फिर रोड बनेगा, फिर आएगा गड्ढा करेगा, क्या है, जल बोर्ड है, ठीक है, फिर गड्ढा करेगा, फिर गैस पाइपलाइन जा रही, एक ही रेड को 3 बार तोड़ रहे हैं, 3 बार बना रहे हैं। तो सिस्टम तो कहीं ना कहीं है इस चीज। नहीं, इस पे मैं कहना चाहूंगा कि अब देखिए दिल्ली का ये हाल है, अब मेरी बात को समझिएगा, दिल्ली का ये हाल है जो राजधानी है एक्चुअली। तो आप क्षेत्र का समझ ही सकते हैं, पटना का समझ सकते हैं, लखनऊ का समझते हैं, लखनऊ में आज भी पानी भरा हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश का आप समझ सकते हैं। तो इन पे बड़ा एक्शन की जरूरत है। एक दिन में सुधार नहीं होता है, धीरे धीरे सुधार होता है, हमें भी समझना होगा, और सरकार को भी या कोई शिक्षण संस्थान को भी आगे आना होगा और ये समझ के काम करना होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था सर, एक एवरेज, मतलब एक स्टूडेंट का एवरेज खर्च क्या होता है? बिल्कुल, देखिए जब हम लोग आए थे 2002-03 की बात बता रहा हूँ, उस समय तो 5-6 हज़ार में हो जाता था, मैं आज से 22 साल पहले। आज मैं देखता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट कितना भी सिंपल जगह में रहना चाहेगा तो उन्हें कम से कम 8-9 हज़ार का रूम लगेगा, 5 हज़ार कम से कम खाने का लगेगा। सब कुछ को मिला दिया जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट पे 20 से 25 हज़ार रुपया मंथली खर्च है दिल्ली में, सिर्फ रहने खाने का खर्च है।
मेन जो मेजर क्वेश्चन बना सर मेरा, जो 20-25 हज़ार बताया आपने, सबको पता है हमारा देश में कृषि से ज़्यादातर सोर्स का इनकम है और ज़्यादातर लोग गांव से आते हैं। मेरे हिसाब से मंथली उनकी 20 हज़ार तो फैमिली की भी इनकम नहीं होती कई लोगों की। तो फिर भी वो दिल्ली आ रहे हैं। क्या ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता कि अवेयर किया जाए? मैंने आपसे एक ही क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ दोबारा कि क्या आईएएस आईपीएस के अलावा हम उनको अवेयर नहीं कर सकते कि जॉब है, बिल्कुल ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारे बिल्कुल टीचर्स की होनी चाहिए। बिल्कुल अवेयर करने की जरूरत है, लेकिन क्या है, कौन करे? जिनको लाखों करोड़ों में आ रहा है, हजार करोड़ में कोचिंग संस्थान खेल रहे हैं, वो क्यों करे? बहुत सारे फील्ड है। मैंने कहा कि मैं तो अपने यहाँ लिखित गारंटी देता हूं कि आप, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारे जो बच्चे आईएएस की तैयारी करने आता है, मैं उनको कहता हूं पहले बैक सपोर्ट के लिए कुछ बन जाओ। बने रहोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा जीवन में। एक बैक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आप जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप पुलिस विभाग में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, टीचर प्रोफेसर बन सकते हैं, बहुत ऐसे हैं। और आप हर साल बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है और उसके थ्रू क्वालिफाई करके जा सकते हैं, आज बड़े लेवल पे जा रहे हैं। तो लेकिन ये अवेयर होने की जरूरत है। और खास करके जैसे आपने कहा कि ये जो गांव देहात के लोग मैनेज कैसे करते हैं, देखिए होता क्या है कि यूपी बिहार में एक सपना होता है और पेरेंट्स भी सपना देखते हैं जो खुद सपना नहीं पूरा कर पाते हैं, अपने बहुत कठिन परिस्थिति में रहते हैं, बहुत दुख में रहते हैं, लेकिन कहीं कभी कभी तो खेत बेच के भी वो बच्चों को भेजते हैं दिल्ली, कि एक ही उम्मीद में भेजते हैं वो कुछ करके आएगा। उन बच्चों को भी नहीं पता होता है कि जब तक वो दिल्ली नहीं आते हैं कि वाकई दिल्ली है क्या। जब आते हैं तब पता चलता है, तब तक तो बहुत लेट हो जाता है। वो बड़े कोचिंग में फीस दे देते हैं, ऐसे ऐसे माहौल बनाया जाता है कि आप आओ और आईएएस बन गए, लेकिन पता चलता है कोचिंग लेने के बाद पता भी नहीं चलता है सिलेबस क्या है। तो पहले एक तो आईएएस तैयारी करने वाले को पहले खुद समझना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा आप घर से भी तैयारी कर सकते हो। अब सारी सुविधाएं घर में भी उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। और आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, ट्विटर। हम लोग के समय में तो ये नहीं था उतना पॉपुलर, लेकिन अब घर में हर नोट्स है, हर वीडियो है, अच्छे टीचर है। अच्छे टीचर ऐसे टीचर है कि जो आपको 10-10 दिन फ्री क्लास देते हैं, आप उन्हें समझो। हम क्या करते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े पर विश्वास करते हैं, नायक पे विश्वास करते हैं। बहुत ऐसे टीचर है मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार में, जो बहुत अच्छे टीचर है, बहुत मेहनती है, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं, क्योंकि उनके पास प्रचार का साधन नहीं है, वो एंकर नहीं है, दिन रात मेहनत कर रहा है। तो उन टीचर को भी खोजने की जरूरत है, ऐसे टीचर से भी जुड़ने की जरूरत है, जो कम पैसे में आपके लक्ष्य की तरफ आपको बढ़ा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट का भी मेन रोल होता है इन सब चीज़ों में, जहाँ पर स्टूडेंट ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसा नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए सर कि जितने भी आईएएस आईपीएस इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, कितने % उनका सिलेक्शन रेशियो है ओवरऑल स्टूडेंट में। आपको नहीं लगता कुछ ऐसा भी जारी हो जाए नोटिफिकेशन, ताकि लोग आसानी से चूज कर सके कि मुझे कहाँ जाना है एग्जैक्ट पढ़ने के लिए? मुझे लगता है या तो इस विषय पे कोई चर्चा ही नहीं होती है, कहीं पे एक सिलेक्शन हुआ वो पूरा प्रमोट कर देते हैं और पूरा दुनिया का भीड़ वहां चला जाता है। जैसा कि अभी आपने सवाल पूछा कि प्रमोशन का क्या योगदान होता है, तो खासकर मैं देखता हूं कि जो बड़े कोचिंग वाले हैं या बड़े कोचिंग सेंटर चलाते हैं, अपने कमाई का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो प्रमोशन पर खर्च करता है, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करता है, जिससे कि बच्चे उसके तरफ खींचे चले आते हैं। और बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन बेस्ट काम कर रहा है, वहाँ से बच्चे भी ज़्यादा पास करते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो उसे प्रमोट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने रेंट या संस्थान पे खर्च करते, उनके पास समय नहीं, पैसे नहीं बच पाता है, जिस कारण वो नहीं कर पाते हैं। तो ये इसी का फायदा बड़े कोचिंग उठाते हैं। आज अगर आप टीवी खोलिए तो कुछ बड़े कोचिंग वाले एक एंकर की भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंकर की भूमिका निभाते हैं, जैसे कि एक दल वाले दो दल वाले अलग अलग पार्टी के सपोर्टर बैठे हैं, वो अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। उसी तरह यही हाल आज कोचिंग का हो गया। कोचिंग एक व्यवसाय हो गया है, इन्हीं व्यवसाय से निकलने की जरूरत है।
और बच्चे को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ एंकर को ना देखें, पहले जाएं उसी कोचिंग में ज्वाइन करें जहां आपको 10 क्लास फ्री मिलती है, 8 क्लास फ्री मिलती है, और देखें कि वहाँ के टीचर आपको किस तरह पढ़ा रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं सामने आकर के, क्या वो डेली क्लास लेते हैं। उनको जरूर फीडबैक लें, वहाँ के बच्चों से पूछें कि यहाँ का रिजल्ट क्या है। एक सवाल और था कि क्यों ना हर कोचिंग वाले अपने रिजल्ट को प्रदर्शित करें। बिल्कुल, ये मुझे भी लगता है कि हर कोचिंग वाले को अपने रिजल्ट को दिखाना चाहिए, खरीद के नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि जेन्यून अगर बच्चा उनके पास पढ़ा है तभी उनको दिखाना चाहिए। तभी जो है बाकी बच्चों को भी पता चलेगा कि कहाँ से किस तरह का रिजल्ट होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने, अगर फेसबुक पर जाएंगे, विप्लव स्टडी सेंटर डालेंगे, तो वहाँ पे सारे बच्चों के रिजल्ट के सर्टिफिकेट को मैं डालता हूँ, सर्टिफिकेट को डालता हूँ। दूसरी बात, मतलब आपकी तरफ से प्योर फेयर है, ये फेयर होता है, सर्टिफिकेट को डालता हूँ। और जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उस एडमिशन के स्लिप को भी डालता हूँ, जिससे कि बच्चों में एक प्रामाणिकता हो, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता ना हो, कि सामने सब कुछ हमारा है, हम देखें तब जाके हम ज्वाइन करें। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो फीस का स्ट्रक्चर है इस पे भी डिपेंड करता है कि जितना मार्केटिंग का कॉस्ट होगा, या कह लो एक गांव से जो लड़के आते हैं उनके लिए एक फैंसी टीचर भी होता है। बिल्कुल, जो लुभाता है उनको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जो 4 लाइन इंग्लिश में अच्छा बोलता होगा वो ज़्यादा अच्छा पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा भी कुछ फेस किया सर आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद जब स्टूडेंट रहा था तो देखते थे उस टीचर को बच्चे ज़्यादा टीचर की तरफ अट्रैक्ट होते थे जो पूरा टाई लगा के आए, चश्मा लगा के आए, स्टाइल मार रहे हैं और कुछ कुछ बीच बीच में इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वैसे टीचर अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब समय ये है कि जो खास करके बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे टीचर के डेप्थ को देखे, ना कि कपड़े को देखे, ना कि उनके स्टाइल को देखे, उनके चाल चलन को देखे, वो उनका अप्रोच कितना है, चीज़ों को समझा कितने अच्छे से रहे हैं। जब तक ये नहीं देखेंगे, सिर्फ हम बड़े कोचिंग के नाम पे कहीं ना जुड़े, मैं सारे बच्चों को ये कहूँगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्टूडेंट भी जजमेंटल होते हैं और जज करते हैं ड्रेसिंग सेंस से और बात करने के तरीके वगैरह से? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हमें बेसिकली पढ़ना है यहाँ, पर वो जज करते हैं टीचर। बिल्कुल, अधिकतर बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि हमें मिल का क्या रहा है, लेकिन अधिकतर बच्चों में ये, अगर आप बोले कि चप्पल पहन के चले जाइए तो आपको टीचर ही नहीं समझेंगे, कहेंगे कौन आ गया है। तो ये एक मजबूरी होती है कि मतलब कि एक ड्रेस सेंस की भी जरूरत पड़ जाती है टीचर को भी। तो सर ऐसी व्यवस्था गांव में क्यों नहीं है, उसका क्या मेन रीज़न है? देखिए, मैंने तो कोशिश किया है, हमारे दोस्तों ने भी गांव में चलाने की कोशिश किया है। चूँकि शुरू में अगर करेंगे तो आपका नाम नहीं होगा, ठीक है, नाम नहीं होगा तो वो गांव में दिक्कत क्या है कि वही बच्चे शहर आके पूरा फीस देते हैं, लाख लाख रुपया देते हैं, लेकिन गांव लेवल पर उसे लगता है कि एक बड़ा, इंग्लिश में कहावत है, द ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती। मैंने तो देखा है कि मतलब कि उन्होंने लगभग 8-10 लाख रुपया लगा करके सारा सिस्टम तैयार किया, लेकिन वो चला नहीं पाया। वही नए कोचिंग वाले सेटअप तैयार करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको दिल्ली से टीचर मंगा रहा हूँ, दिल्ली के टीचर के नाम पे वो पूरा फीस जमा करते हैं, लेकिन सामान्य लोग अगर कोशिश करना चाहे, अगर आप फेमस नहीं है तो आपके पास बच्चे नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। स्टूडेंट के फाउंडेशन पे आपको नहीं लगता सर कि टीचरों को काम करना चाहिए? जब कोई बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ता है तो उस टाइम जो उनका फाउंडेशन होता है उनको हम उस टाइम ब्रीफ करते हैं कि जो आगे या फ्यूचर में पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कोई कॉमर्स करके सीएस की और सीए की तैयारी करता है, तो उस तरह हम नहीं बता सकते कि सिर्फ आईएएस आईपीएस ही ऑप्शन नहीं है, और भी कई ऑप्शन है, ताकि बच्चा उस फील्ड में काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आज क्या है, स्किल इंडिया जो हमारे सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, स्किल इंडिया प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और ख़ास करके जो बच्चे हैं 8वीं 9वीं से ही उसे स्किल्स की तरफ बढ़ाया जा रहा है और बताना चाहिए। जो गांव स्तर पे नहीं हो पाता है, छोटे छोटे स्तर पे नहीं बताते, उसे करना क्या है। मैं अपना ही बताऊं, मुझे पता ही नहीं था 12th के बाद करना क्या है। अब किसी ने कहा कि आईएएस की तैयारी करो, लग गए,
लेकिन खुद का नहीं था कि हम उस कैपेबल है भी या नहीं। तो 9th-10th स्तर पे भी जो टीचर है, समझदार है, उनको बताना चाहिए तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मैं बार बार एक बात कहना चाहूँगा, खास करके जो IAS PCS की तरफ ज़्यादा मुड़ते हैं, उसे एक बैक सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए 100 में से 1% भी IAS का रिजल्ट नहीं है, और खास करके हिंदी मीडियम का तो और भी रिजल्ट नहीं है। हम एक कोई पास करता है पूरे देश में, हम उसे नायक बना लेते हैं, लेकिन अगर जितने बच्चे अपीयर होते हैं उनके रिजल्ट को देखेंगे तो बहुत कम होता है। तो मैं तो सबको कहता हूँ, मेरे पास जो भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ कि आप पहले, बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसमें कि आप नौकरी लेते हुए तैयारी कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट JRF निकालना होता है, 6 महीना आप तैयारी करेंगे, मैं तो खुद लिखित गारंटी देता हूँ कि 6 महीना में आपको रिजल्ट दूंगा। सिलेबस छोटा होता है। और मैं आपको बताऊं कि नेट JRF में एक स्टूडेंट को PhD में एडमिशन लेने के बाद अगर JRF निकलता है तो उन्हें 50,000 करीब मिलता है, 40 से 50,000 रुपया पर मंथ, 5 साल तक मिलता है। तो अगर आप 6 महीना रुक के अगर ये काम कर लेंगे तो आप अगले 5 साल तक आपको अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेना पड़ेगा। या फिर आप कोई भी, जैसे B.Ed कर लिए साथ साथ, M.Ed कर लिए साथ साथ, आप टीचिंग का भी जॉब कर सकते हैं। 4-5 घंटे का टीचिंग का जॉब होता है इसके अलावा। क्योंकि आप देखिएगा IAS के रिजल्ट में तो अधिकतर IITian रिजल्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन पर प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि एक जॉब उनका फिक्स होता है, विदाउट प्रेशर काम करता है। हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, और मैंने भी झेला है, कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि लगता है कि अब 30 साल एज खत्म हो जाएगा, 35 साल खत्म हो जाएगा, यार मेरा कोई नौकरी नहीं है, क्या होगा। तो ये प्रेशर बहुत उनको और जो है डिप्रेशन के शिकार बना देता है। आपने डिप्रेशन मेंशन किया, आजकल मुझे लग रहा है डिप्रेशन को भी फैंसी वर्ड में लिया जा रहा है कि स्टूडेंट को कई बार देखता हूँ, मैं खुद विजिट करता हूँ मुखर्जी नगर वगैरह, सिगरेट पीते हैं। तो क्या उसमें कुछ निकोटीन की जगह कोई डिप्रेशन का सॉल्यूशन होता है उसमें? नहीं, बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं होता है। देखिए क्या होता है, मैं जनरेशन गैप को देखकर मैं आपको बताऊंगा। जैसे जनरेशन गैप होता है, जब हमारा ज़माना था 2004-5 से लेकर 12-13, उस जमाने के बच्चे जो है विदाउट डिप्रेशन लगातार मेहनत करते थे, कोई डिप्रेशन नहीं होता था। मुझे याद है कि इंटरव्यू दे के, मेंस दे के आते थे, या मेंस में रिजल्ट नहीं हुआ, अगले दिन बिल्कुल ईजिली माइंड से पढ़ने चले जाते थे। आज के बच्चे हर चीज़ को तुरंत चाहते हैं। मेरे पास भी बच्चे हैं, अगर 6 महीना तैयारी किया, अगर किसी कारण से रिजल्ट नहीं हुआ तो 1 महीने तक डिप्रेशन में कि क्यों नहीं हुआ। तो उनसे निकलने की ज़रूरत है। देखिए रिजल्ट ना आपके हाथ होता है ना हमारे हाथ होता है, रिजल्ट मेहनत से आती है। तो मेहनत करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। और ये जो सिगरेट की आपने बात की, गुटखा की आपने बात की, या कुछ बच्चे गांजा पीने लगते हैं, तो ये क्या होता है कि एक दिखावटीपन ज़्यादा होता है, शो अप करना ज़्यादा होता है। जैसे गांव देहात में अपने मम्मी पापा सामने नहीं पी सकते, लेकिन हमारे दोस्त पी रहे, अरे टेंशन नहीं होगा, एक लगाओ, अब लगाए, वो आदत में शुमार हो जाता है। आज मुखर्जी नगर, नेहरू विहार जाइए, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, एक बार रिजल्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका बैक सपोर्ट नहीं होता है। तो बैक सपोर्ट का होना बहुत जरूरी। स्मोक का मेरे हिसाब से ना हर किसी का अपना एक डेफिनेशन है। मेरा एक फ्रेंड है, वो बोलता है जब मैं सिगरेट पीता हूँ, जब मैं स्मोक करता हूँ, तो मेरा ना दिमाग खुलता है, नए नए आइडियाज़ आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया मेरे हिसाब से स्मोक ही करती। स्मोक किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। जैसे कि आप, निकोटीन क्या करता है, हमारे माइंड को और शिथिल कर देता है, लेजी कर देता है। आपको लगता है कि हमारा माइंड एक्टिव हो गया है, लेकिन वो वास्तव में लेजी करता है। और निकोटीन क्या होता है, कैंसर जैसे बीमारी को जन्म देता है, आपको पता नहीं चलता है। एक तो हमारा जो वातावरण है ना, वही कैंसर पैदा कर रहा है, क्योंकि हमारे वातावरण में, दिल्ली के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सारा गैस है। और इस गैस के बीच हम रह रहे हैं, और ऊपर से सिगरेट पी रहे हैं, तो वो और बढ़ा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सांप काटता है तो सांप का ही जहर दिया जाता है। तो बाह्य वातावरण में क्या है, ऑलरेडी सांप हमें काट रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा है, और ये सिगरेट से भी ज़्यादा है। तो हमारा सर दर्द तो वैसे कर रहा है,
और एक सिगरेट पी लिए, तो ये हो गया ना कि जहर को जहर काटती है, तो और जहर ले लिए, तो थोड़ा देर के लिए रिलैक्स करता है, लेकिन वास्तव में वो रिलैक्स होता नहीं है। एक चीज आपने मेंशन किया था गारंटेड रिजल्ट का, मुझे क्या लगता है सर, हम जब पटना से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई ट्रेवल करते हैं तो उसमें ना एक गारंटी होता है कि आप यहाँ से वहाँ जाओगे। इन बिटवीन कुछ भी होता है ना, तो एक इंश्योरेंस भी होता है उसमें, आप ट्रेवल इंश्योरेंस कह सकते हैं, जिसमें एक मुआवजा ये चीज़ मेंशन होता है कि आपको अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे फ्लाइट से भेजा जाएगा, अगर कुछ डिले हुआ या कुछ भी एक्सीडेंटल भी हुआ तो आपको कुछ मिलता है। जब इतना बड़ा स्टूडेंट समाज एक अदर स्टेट से दिल्ली या कोई भी स्टेट में जाता है, एक तो स्टेट लेवल पे रेवेन्यू बढ़ जाता है, स्टूडेंट को हर कोई बोलता है 100% रिजल्ट कितना होता है वो उनको पता होता है और इंस्टीट्यूट को पता होता है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन कहीं जारी नहीं होता, ना कोई पोर्टल है। मुझे लगता है इसमें अगर अमेंडमेंट हो तो एक चीज़ और हो, जैसे स्कूल्स प्राइवेट जितने भी स्कूल्स हैं उसका शायद एक पोर्टल है जिसमें आप पता कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कितने सीट्स खाली हैं, या हम कोविड में देखा था हमने कि कौन से हॉस्पिटल में कितनी बेड्स खाली हैं, उसका एक पोर्टल बनाया गया था। आपको नहीं लगता ऐसा भी कोई पोर्टल बन जाए ताकि ये पता चल जाए कि ये सारे इंस्टीट्यूट में इतने स्टूडेंट आए थे, इतने ने पास किया है और किस किस फील्ड से गए हैं, वो भी चीज़ होना चाहिए। और सेकंड चीज़ जो इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस के नाम पे स्टूडेंट को क्या मिलता है सर, क्योंकि वो बिल्कुल। काफ़ी पैसे वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, मैं दो चीज़ पे चर्चा करूंगा इस पे। पहले इंश्योरेंस पे ही ले लें कि सबसे पहले तो जो बच्चे गांव से शहर की ओर आते हैं, बड़ी रकम देते हैं, मतलब अपने गाढ़ी कमाई का 2 से 2.5 लाख फीस जाता है, कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर यहाँ तक कि आपको दोहरा के पढ़ने को नहीं मिलता है और फिर से फीस दीजिए, ये सिस्टम है। एक मार्क्स का अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगता है। मार्क्स जो है बहुत बड़े थिंकर हुए हैं जर्मनी के। उन्होंने कहा कि तुम्हारा शोषण तब तक जारी रहेगा जब तक तुम शोषित होते रहोगे। उन्होंने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुझे खोने को कुछ नहीं है और पाने को सारा संसार है। इसके लिए आपको यूनाइट होना होगा, एक होना होगा। आज जो बच्चे राजेंद्र नगर के सड़क पर एक हुए हैं, अगर पूरे देश के बच्चे एक हो जाए और कहे कि मैं तुझे 2 लाख रुपया 2.5 लाख दे रहा हूं, इनकी श्योरिटी क्या है, बिल्कुल इनका इंश्योरेंस मुझे दिया जाए, तो वो देने को मजबूर हो जाएगा। पूंजीपति कभी भी आपको अधिकार नहीं देगा। मार्क्स ने तो यही बात कही है आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले। मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। बहुत जगह आपको लड़ना पड़ेगा। अपने अन्ना के आंदोलन को आपने देखा है। युवाओं को आज युवाओं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। कभी नौकरी के नाम पे लड़े हैं, कभी एजुकेशन के नाम पे लड़े हैं व्यवस्था से, क्योंकि हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। हम सरकारी संस्थान को टैक्स दे रहे हैं, तो फिर सरकारी संस्थान क्यों नहीं अच्छी एजुकेशन दे रही है जो हम प्राइवेट में कोचिंग लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर वहीं अच्छे मिल जाए तो कोचिंग की क्या जरूरत। और मैं आपको बताऊं, ताज्जुब होगा आपको, दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए में जो सिलेबस लगा हुआ है वही सिलेबस, और एनसीईआरटी जो है 10+2 का, वही आईएएस में पढ़ा जाता है। बेसिक पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी। तो फिर वो एनसीईआरटी को अच्छे से स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, जिससे कि बच्चे को किसी कोचिंग संस्थान में जाके ना पढ़ना पड़े, और मे बी वो फाउंडेशन में ही ग्रोथ कर जाएगा, फाउंडेशन में ग्रोथ करेगा। तो ये चीज है। और दूसरी बात कि इसके लिए स्टूडेंट को यूनाइट होना होगा, एक होना होगा, और कोचिंग संस्थान को भी जिम्मेदार होना होगा। जब तक वो जिम्मेदार नहीं होंगे या सिर्फ दिखावटीपन करते रहेंगे, तब तक कोई ना कोई घटना होती रहती है और होगी आगे भी। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए दोनों तरफ से एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। कम से कम गारंटी लो कि अगर मैं 2 लाख दे रहा हूं तो हमारा रिजल्ट होगा। जैसे कि मैं अपना ही कहता हूं, मैं आईएएस तो भी नहीं पढ़ा, लेकिन नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, मैं गारंटी स्टम्प पेपर पे या फिर रसीद पे लिख के देता हूं कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा तब तक आपसे एक भी फीस दोहरा के नहीं लिया। ओके, मतलब 1 टाइम उनको देना है। हाँ। और जब तक आप अपीयर नहीं हो जाते, पास नहीं हो, तब तक, उसके बाद भी अगर पढ़ना चाहते हैं तब भी हम उस विषय से रिलेटेड क्लास देंगे। और मैं देता हूं, मैं क्लास में भी जब बच्चों को जो पास करते हैं उससे इंटरव्यू ले, मैं पूछता भी हूं कि आपने दोहरा के फीस दिया था। तो ये होना चाहिए हर कोचिंग वाले को, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि मतलब कि हमारा जो आगे का जनरेशन है उसे आगे बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए।
तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरा था सर नोटिफिकेशन के बारे में, कि कोई ऐसा पोर्टल बन जाए नोटिफिकेशन का जिसमें स्टूडेंट खुद देखे कि कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट के मामले में भी, और कितने लोगों के यहाँ से कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, ताकि ना ये रील वाला जो सिस्टम है ना, कहीं ना कहीं आप जो कह रहे थे ये बॉलीवुड वाला, मतलब हर कोई एज अ एक्टर आ रहा है, टीचर नहीं आ रहे, एज अ एक्टर आ रहे हैं, और वो अपने अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं अच्छी अच्छी बातों से। बिल्कुल। तो रियल लाइफ में क्या है, एजुकेशन आप पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे, ना कि वहाँ पर आर्टिस्ट बनने जा रहे हो। जब आप बिल्कुल। पढ़ने जा रहे हो तो आप पढ़ने की चीज़ों को कंपेयर करो कि आपके यहाँ से कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं और कितने परसेंटेज में है, देखिए कितने में। जी बिल्कुल, इसमें एक व्यवस्था होनी चाहिए, खास करके जैसे सरकार अपने स्कूलों के लिए रूल बनाती है, नियम बनाती है कि एक स्कूल में कितना परसेंट रिजल्ट हुआ, कितने बच्चे एपर हुआ, कितने बच्चे पास हुए। तो प्राइवेट संस्थान जितने भी हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो या कोई अन्य संस्थान हो, उन पर भी एक रेगुलेशन बनना चाहिए, एक नियम बनना चाहिए कि आपके यहाँ कितने बच्चे वास्तव में अपीयर हो रहे हैं और कितने बच्चों को आप क्या सुविधाएं दे रहे हो। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा कि ये सुविधाएं हैं, तो आपको सुविधाएं प्रोवाइड हो, और दूसरी आपके यहाँ से कितने बच्चे वास्तव में पास किए, उनका ऑन एडमिशन से लेके लास्ट तक का रिकॉर्ड हो। ऐसा नहीं कि हम कोई IAS पर बन गए, उसे पैसे दे खरीद लिए, अपने कोचिंग में खड़ा कर दिए और मेरा नाम हो गया। तो ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। एक ही आप देखिएगा, एक ही जो लड़का IAS बनता है वो 10 कोचिंग वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ से ये पास किया, उसका फोटो लगता है। क्या आपको लगता है कि वो स्टूडेंट 10 कोचिंग में गया होगा पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं गया। मैं भी तैयारी किया हूँ, मैं भी नहीं गया हूँ। बहुत जगह प्री होता था, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं प्री पास करता था। तो प्री पास करना, मेंस पास करना भी बहुत महत्वपूर्ण है IAS में। तो बुला करके कहा जाता था कि जो बच्चे नए हैं ना, जो नए 100 बच्चे बैठे हुए हैं जो डेमो के लिए आए हैं, तो वो खड़ा कर देते थे कि देखो ये बच्चे हमारे यहाँ से पास किए। और मैं तो पर्सनली कभी जाता नहीं था, जो दूसरे कोचिंग में जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ जरूर जाऊँगा, लेकिन जहाँ नहीं पढ़ा हूँ वहाँ क्यों जाऊँ। लेकिन बहुत लोग पैसे के लोभ में भी जाते हैं। देखिए आज के दौर में जो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट निकलता है, आज के दौर में जो स्टूडेंट होता है, गांव से, छोटे छोटे कस्बे से आते हैं, उनका एक उद्देश्य सिर्फ IAS बनना नहीं होता है। उनका उद्देश्य जो है कहीं ना कहीं पैसे कमाना भी है, क्योंकि एक IAS की कितनी सैलरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर से कम सैलरी है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि कोई ऐसे मतलब अच्छा पैकेज होता है कि IAS IPS की दुनिया भागती उसी के चक्कर में। कोई अच्छा इंसान नहीं बनना चाह रहा, प्रोफेसर आप जैसे बता रहे हो। अब जो होड़ लग गई है ना, मुझे लगता है ये बिल्कुल सब IAS IPS ही बनना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कुछ पैकेज ज्यादा अट्रैक्टिव है क्या सर? नहीं, बिल्कुल। मगर आप सैलरी की बात करें तो एक IAS IPS की सामान्य सैलरी होती है। समान मैं बताऊं, असिस्टेंट प्रोफेसर से भी कम सैलरी होती है ना। लेकिन भारत सरकार उन पर बहुत खर्च करता है, ये पता है, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि फिर भी क्यों जाना चाहता है। तो गांव देहात में एक DM SP का क्रेज हो जाता है, कि अगर मेरे घर से एक हो गया तो सारा काम मेरे ऐसे ही हो जाएगा। ओके, और कहीं ना कहीं लालच। अगर आप 100 बच्चे को देखेंगे, 90% बच्चों में एक क्रेज और लालच भरा हुआ होता है कि हम अगर IAS बनेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। और खास करके जो मध्य वर्ग आते हैं ना, उनके मन में एक सपना होता है, एक होता है ना कि बॉलीवुड लाइफ जीने का। और सामान्य रूप में आप जी नहीं सकते। अगर आप प्रोफेसर भी बन गए, दिल्ली ऐसे शहर में है, आपको सामान्य लाइफ ही जीना पड़ेगा। अगर बड़े लाइफ जीना है तो बड़ा कुछ करना है, या तो बिजनेस कीजिए या फिर IAS बनिए। तो अब IAS में भी नहीं है, मैंने कहा, लेकिन क्या है कि लोगों को एक क्रेज देता है और फेम देता है, और इसी फेम में वो कहीं ना कहीं गलत अगर बन जाते हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं गलत चीज को अपनाते हैं और प्रेशर में हो जाते हैं। यही कारण है कि IAS IPS भी सुसाइड करते हैं, आपने पेपर में देखा होगा। बिल्कुल सर, ये एक बहुत मतलब कि एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव। और कोई जरूरी नहीं है, मेरा मानना है कोई जरूरी नहीं कि अगर आपके मन में समाज सेवा है। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में बोलते हैं तुम IAS क्यों बनना चाहते हो, तो समाज सेवा कहता है। आप समाज सेवा तो बिना IAS बने भी कर सकते हो। बिल्कुल सर, कर सकते हो। मिनिमम फीस लेकर के घर चलाते हुए समाज को आगे बढ़ा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। और मैं छात्र जो बड़े परेशान होते हैं उनको भी कहना चाहूँ,
सब कुछ आईएएस नहीं है, जीवन आपका बहुत जरूरी है। आपका जीवन होना, आपको खुश होना, आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। अब उम्मीद का मतलब ये नहीं कि उसकी उम्मीद पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दें। अपने भी खुश रहना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक रोल मॉडल आता है सर, मुझे लगता है जब हम किसी को कुछ गाइडेंस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है वो रोल मॉडल का आता है। बिल्कुल अगर किसी ने अपना एक रोल मॉडल बना रखा है तो उनकी बातों को ज़्यादा सुनते हैं लोग। बिल्कुल आम टीचर चाहे जितना बोल ले, मुझे लगता है स्टूडेंट पे भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसा भी इम्पैक्ट पड़ा है क्या सर आपकी लाइफ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि रोल मॉडल जो है ना, एक नायक की तरह होता है। जैसे कि आपने अन्ना हजारे के आंदोलन में देखा होगा कि अन्ना जी को पूरे देश ने रोल मॉडल बना लिया। आज कोचिंग संस्थान में कुछ संस्थान हैं जिनके टीचर जो है एंकर की भूमिका निभा रहे हैं और वो बच्चे का रोल मॉडल है। वाकई में ऐसे टीचर को अब सप्ताह में एक दिन भी अपने कोचिंग में क्लास लेते हुए नहीं देखते हैं। लेकिन जो हम जैसे टीचर हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं, बहुत सारी बातें यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालते हैं, कहते हैं, उसे सुनने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन उन रोल मॉडल जो कहते हैं उसी पर वो विश्वास कर लेते हैं। यही विश्वास कुछ को तो आगे बढ़ाती है और कुछ को बहुत पीछे लेके चली जाती है। तो सिर्फ हम छात्र और छात्राओं को ये जरूर कहता हूं, सिर्फ आप रोल मॉडल को मत देखिए, आप वहां से क्या मिल रहा है उसको देखिए। वहां जाइए, क्या आपको वो सुविधाएं दे रहे हैं। मैं तो ये बार बार डिनोट करता हूं, क्या आपको 10 क्लास फ्री दे रहा है, जिससे कि आप उस टीचर को जज कर सको कि वो टीचर हमें पढ़ाएगा क्या। अब एक दिन महफिल लगाया, एक टीचर लंबी लंबी भाषण देके चला गया, लेकिन वास्तव में आपको पढ़ाएगा कौन? वो 10 क्लास फ्री दे तब मानूं वो वास्तविक टीचर है, नहीं तो नहीं है। एजुकेशन में भी कोई एजुकेशन माफिया सिस्टम होता है सर? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है और छोटे इंस्टीट्यूट कैसे एग्जिस्ट करता है और कैसे काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसे मैं एक बड़ा इतिहास के उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा। मत्स्य न्याय बहुत पहले जो है त्रिपक्षीय संघर्ष जब हुआ था, राजा मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में इस्लाम के आक्रमण का सबसे पीछे कारण वही था कि ये आपस में लड़ रहे थे। जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इतिहास के छात्र हैं जो हैं जानते हैं, 8वीं से 12वीं सदी के बीच ये आपस में लंबी त्रिपक्षीय लड़ाई लड़ी और इसका फायदा जो है इस्लाम का आक्रमण के रूप में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले 712 में आक्रमण किए, सिंध को जीत लिए और फिर जो है मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी आए और भारत पे शासन ही कर लिया। उसी तरह से यहाँ जो है ना एक माफिया राज काम करता है, वाकई करता है। और जैसे हमने शुरू में कहा मत्स्य न्याय, छोटी मछली बड़ी मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। यही छोटे कोचिंग वाले का आज हाल है। छोटे कोचिंग वाले को इतना भी नहीं होता है कि वो अपने रेंट भर सके। मैं भी देखता हूं, जबकि वो पढ़ाई बेस्ट दे रहे हैं, रात दिन एक काम कर रहे हैं। अब समस्या है कि जो नए बच्चे आते हैं, अब मान लिया कि बड़े कोचिंग 2 लाख फीस रखे, छोटे कोचिंग ने 50,000 फी रखा। अब नए बच्चे वो 50,000 फी देने में भी आनाकानी करते हैं, रोते हैं, पैसे नहीं है, तब भी वो फ्री भी पढ़ा देते हैं। हम जैसे टीचर को कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं, चलो 10 दिन बाद दे देना, 15 दिन बाद दे देना। लेकिन ये बड़े कोचिंग वाले अगर आपको देख लिए कि ऐसे कर रहे हैं, वो किसी न किसी बहाने चाहेगा आपका कोचिंग बंद हो जाए। मैं तो अपने साथ भी मैंने देखा है कि अदर कोचिंग वाले किस तरह, जैसे कि देखा कि अब इनके पास ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ ऐसा करो, लोचा करो कि ये जो है इसका ठप पड़ जाए। और इसमें कहा जाता है ना कि सब मिले हुए हैं, जो है ना माफिया राज में एक नहीं मिले हैं, ऊपर पूरा सिस्टम एक तंत्र काम कर रहा है। और ये तंत्र के तहत ही जो है एक तरह से मैं कहूँगा कि बच्चों के साथ खिलवाड़ भी होता है। सही ज्ञान, सही चीज़ें नहीं मिल पाती है। बड़े बड़े कोचिंग में भी ये कमी है। एज ए टीचर सर, आप स्टूडेंट को क्या ब्रीफ करना चाहते हो कि वो क्या करे और क्या ना करे ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके, ना कि किसी रेस का हिस्सा बने सिर्फ? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा
कि आप पहले सोचिए कि आपको करना क्या है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। कोई कह दिया कि आईएएस बन जाओ तो आईएएस बनने नहीं जाइए। पहले आप समझिए आपको करना क्या है। दूसरा, बैक सपोर्ट जरूर रखिए। बैक सपोर्ट का मतलब है अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो कोई छोटे एग्जाम भी पहले से पास करके रखिए, इसका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े शहर में आके ही तैयारी करें। आज गांव गांव तक एजुकेशन पहुंच चुका है, खासकर ऑनलाइन सिस्टम तो हर जगह पहुंच चुका है। मीडिया का ज़माना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप घर में भी रह के पढ़ सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको घर में भी उपलब्ध हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े शहर में आए। अगर बड़े शहर में आ भी गए तो आप जरूर कोई भी कोचिंग संस्थान चयन करने से पहले 10 बार जरूर सोचें, क्योंकि छात्र इस बैकग्राउंड से आते हैं कि उनके पेरेंट्स दोहरा के फीस नहीं दे पाते हैं। तो आप अपने फीस को बर्बाद मत कीजिए। आप कम से कम 5-10, ये नहीं कि सिर्फ एंकर के नाम सुन करके, एंकर के मोटिवेशनल बातों को सुन के उसके कोचिंग में चले जाइए। पहले जाके देखिए, 10 क्लास लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट समझिए, वहाँ के बच्चों से पूछिए, मार्केट का हवा लीजिए, तब किसी संस्थान को ज्वाइन कीजिए। और मैं तो कहूँगा पहले 1-2 साल सेल्फ स्टडी कीजिए, चाहे वो NCERT हो, चाहे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें हो, उनको खुद पढ़िए। और आपको जब लग जाए कि अब मुझे ज़रूरत है, तब बेस्ट कोचिंग, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम बेस्ट कोचिंग का चयन कीजिए। ये देखिए बेस्ट पढ़ाता कौन है। कभी कभी क्या होता है कि इंडिविजुअल लेवल पर, छोटे लेवल पे भी बहुत बेस्ट पढ़ाता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जिनका कोई नाम नहीं था, मैंने उनके पास पढ़ा और मैंने आईएएस में हाई बहुत अच्छा, मतलब टॉपर का, मतलब कि सब्जेक्ट में नंबर हमने ले आया। तो कोई जरूरी नहीं है। हम भीड़ चाल बिल्कुल मत चलिए। भीड़ चाल तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत चलिए। ओके, कुछ गवर्नमेंट के लिए भी आप सजेशन देना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर चीज़ों में ना गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ चूक होती है, जिसके कारण लोग स्टेट टू स्टेट सफ़र करते हैं। बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट को ज़रूर सुझाव देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत है कि वो हर काम कर सकते हैं। जैसे वो सड़क बनवाते हैं, बिजली की व्यवस्था करते हैं, हर चीज़ करते हैं, क्यों ना अपने भविष्य के लिए, युवा भविष्य होता है, तो उन भविष्य के लिए मिनिमम फी में अच्छे टीचर को अपनी ही स्टेट में हायर करें। जैसे आप BA MA के लिए प्रोफेसर की नियुक्ति करवाते हैं, 10th-12th के लिए टीचर की नियुक्ति करवाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ परमानेंट करें उसे, लेकिन जो IAS के अच्छे टीचर हैं, PCS के अच्छे टीचर्स हैं, नेट JRF के अच्छे टीचर हैं, एक टीचर का एक लॉबी तैयार करें। उन टीचर के थ्रू अपने ही स्टेट में, अपने स्टेट के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करें। यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा हर जिला में एक व्यवस्था कर दी जाए कि पूरे जिला का बच्चे आए, वहीं पढ़े। जिससे क्या होगा कि ऐसी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलेगी। और किस कष्ट में बच्चे रहते हैं बड़े बड़े शहर में, आप अगर स्टूडेंट हैं, देख रहे हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं आप इस चिलचिलाती गर्मी में, उमस भरी वातावरण में कैसे रहते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एक बार इस तरफ भी कदम उठाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया। एक्चुअली काफ़ी सारे फीडबैक आ रहे थे हमारे चैनल्स पे कि जो अभी रिसेंटली घटना घटी है वो दर्दनीय थी और हर कोई परेशान भी था। तो उसके लिए जो भी बात की आपने, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। थैंक्स टू गिविंग मी चांस। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन छात्रों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार से भी कहना चाहूँगा, व्यवस्थापक से भी कहना चाहूँगा कि इनके खिलाफ आप जितना सख्त कदम उठा सकते हैं उठाइए। वो भी किसी के बच्चे हैं, जैसे अपने बच्चों के साथ गुजरता है उसी तरह आप उन बच्चों के साथ लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू।